औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी की तारीख़ कहाँ से शुरू होती है, कौन कौन से अदवार से गुज़री और क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुई, इस हवाले से हम आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स की। जो प्री हिस्टोरिक टाइम है बेसिकली इसमें माइंड और बॉडी को एक साथ कंसीडर किया जाता था कि दोनों जो हैं वो आपस में इंटरवीन्स हैं। जो डिज़ीज़ थी उसको ख्याल किया जाता था कि जब जो इवल स्पिरिट्स होते हैं यानी बुरी रूहें जो होती हैं जब इंसान के जिस्म में दाखिल होती हैं तो उसकी वजह से जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट के हवाले से जो इसका इलाज उस वक़्त कंसिडर किया जाता था प्री हिस्टोरिक टाइम्स के अंदर वो था कि इन इसमें कि उन स्पिरिट्स को बाहर निकालना। तो कुछ जो है वो प्रैक्टिशनर थे उस वक़्त जो वो स्कल्स के अंदर वो एक छोटा सा होल करते थे, सुराख करते थे और उनका ये ख़्याल था कि इसके ज़रिए से वो उन बुरी रूहों को इंसान के दिमाग में से निकाल सकते हैं, उनको नॉर्मल हालत में ले सकते थे। और ये बड़ी तेज़ धार जो औज़ार होते थे, आले होते थे, उनके ज़रिए जो है उनको इंटेंशनली यानी जानबूझकर ये ऐसा किया जाता था और इसके ज़रिए इवल स्पिरिट्स को अलाउ किया जाता था कि वो इंसानी जिस्म को जो है वो छोड़ दें। इसके अलावा ये कि इंसान जो है वो एबनॉर्मेलिटी से बच जाए यानी वो बीमारियों से या जो जहनी बीमारियां थी ख़ास तौर पर उनसे उसके निजात मिल सके। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स के दौरान इस तरह के मामला जो है वो किए जाते थे। इसके बाद जो ग्रीक पीरियड का दौर आता है, ग्रीक पीरियड में जिसको एंशियंट ग्रीक्स जो थे वो अर्लीस्ट जिनको हम सिविलाइजेशन का दौर भी कहते हैं और इन्होंने जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि कुछ बॉडीली फैक्टर्स होते हैं हेल्थ और इलनेस में जो इन्वॉल्व होते हैं और उनकी वजह से हेल्थ या इलनेस जो है वो होती है यानी बीमारी का मूजब बनते हैं। और इनको बेसिकली इन्होंने जो इवल स्पिरिट्स के हवाले से जो एक कंसेप्ट था प्री हिस्टोरिक दौर का कि इवल स्पिरिट्स की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं, उसकी जगह इन्होंने ह्यूमोरल थ्योरी ऑफ इलनेस जो थी पेश की थी। और इसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी के या इस व्यू पॉइंट के मुताबिक यह था कि जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, वो जो चार जो ह्यूमर्स होते हैं या सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें ब्लड है, ब्लैक बाइल है, येलो बाइल है और फ्लैगम है, ये इनकी वजह से जो है जब ये इनका आउट ऑफ बैलेंस होते हैं तो उसकी वजह से जो ये प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, इलनेस होती है बॉडी के अंदर। तो इसका जो गोल ऑफ ट्रीटमेंट था वो था कि इस बैलेंस को रिस्टोर करना है, दोबारा से उनको जो ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड है उसके बैलेंस को दोबारा से बरकरार रखना है। तो जो ग्रीक्स थे उनका ये बिलीव था कि जो माइंड है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उन्होंने पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया था कि ये जो इन्हीं चार जो ह्यूमर्स होते हैं उनके की वजह से उनके साथ इसकी एसोसिएशन है पर्सनैलिटी की। जैसे कि ब्लड है वो पैशनेट टेम्परामेंट के हवाले से कि टेम्परामेंट का ताल्लुक वो ब्लड से है। फिर जो ब्लैक बाइल है वो सैडनेस के साथ एसोसिएटेड है। येलो बाइल जो है वो एंगर के साथ या एंग्री डिस्पोजिशन के साथ है। और जो फ्लैगम है वो जो है हमारा जो लेड बैक अप्रोच टू लाइफ है कि वो किस तरह इंसान की ज़िंदगी को आगे लेके जाती है उसके साथ उसका ताल्लुक़ है। तो ये जो थेरीज़ हैं इनको इस वक्त जो है वो सही नहीं माना जाता और जो इसमें कहा गया कि जो माइंड और बॉडी का एम्फेसिस है हेल्थ के ऊपर, इलनेस के ऊपर, वो उस वक्त जो है एक बहुत ब्रेक थ्रू था उस दौर में। हालांकि अब ये थेरीज इनको कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन उस वक्त उस ग्रीक पीरियड के अंदर ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और ब्रेक थ्रू था उस दौर के अंदर।
जब हम मिडल एजेस में आते हैं तो मिडल एजेस के अंदर जो बेसिक कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया था, जो सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस के हवाले से था इलनेस की। यहाँ पर जो डिजीज़ थी वो उसको कहा जाता था कि अल्लाह ताला की तरफ से एक सज़ा होती है, गॉड्स पनिशमेंट होती है ईवल डूइंग के ऊपर, और इसकी जो क्योर है वो था कि इंसानी जिस्म को टॉर्चर दिया जाए, टॉर्चरिंग द बॉडी बेसिकली इसका जो है वो क्यों कि उनको बाहर निकालने के लिए विल फोर्सेस को। तो इसके बाद जो है ये फॉर्म ऑफ थेरेपी जो है उसको जो है रिप्लेस्ड कर दिया गया, जिसको पेनेंस थ्रू प्रेयर्स के ज़रिए से या गुड वर्क के ज़रिए से हो गया, यानी दुआ करने से और अच्छे काम करने से फिर इंसान को वो जो है वो बुरी रूहें या जो है उनको निकाल दिया जाता था, इवल फोर्सेस को बॉडी से निकाल दिया जाता था। उस वक़्त जो है चर्चिस जो थे उन्होंने वो गार्डियन थे मेडिकल नॉलेज के, और इसके हवाले से जो मेडिकल प्रैक्टिस थी उसको एक रिलीजियस ओवर टूल्स के तौर पर लिया जाता, अज्यूम किया जाता था। और जो वहाँ के प्रिस्ट्स वगैरह थे, पादरी वगैरह थे, उन्होंने बेसिकली वो फिजिशियन का काम कर रहे थे। और उस वक़्त ये तफरीक ख़त्म हो गई थी कि फ़िज़िशियन कौन है और इलाज करने वाला है, यानी हीलिंग और प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन्स जो है वो आपस में एक जो इंडिस्टिंग्विशेबल चीज़ें हो चुकी थी, बन चुकी थी। रेनेसेंस पीरियड्स आता है, उसमें जो ये आज तक प्रेजेंट दौर तक कंटिन्यू जो चलता रहा, इसमें जो अंडरस्टैंडिंग हुई मेडिसिन्स के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और ये एडवांसमेंट हुई। इसमें माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन होती है 1600 के अंदर, तो उसमें जो डेवलपमेंट हुई साइंस की काफ़ी, और उसमें फिर जो है ऑटोप्सी जो है उसके हवाले से साइंस ऑफ ऑटोप्सी बनी, और इसने अलाउ किया मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को कि वो उन ऑर्गन्स को देख सके जिनके अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियां होती हैं, उनका पता लगा सके, उनको जो है वो उनका एनालिसिस कर सके। और इसके बाद जब इसके अलावा जो है वो सेलुलर पैथोलॉजी जो है उसको प्रोग्रेस मिली, और जो ह्यूमरल थ्योरी ऑफ इलनेस थी वो ख़त्म हो गई। मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो बढ़ना शुरू हुई, उसमें ज़्यादा इजाफा हुआ, लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स की तरफ लोग गए, और इसमें बॉडीली फैक्टर्स की बजाय माइंड के ऊपर ज़्यादा वो किया गया कि जो हेल्थ और इलनेस के हवाले से माइंड का ज़्यादा इसमें किरदार होता है। जो माजी की सुपरस्टिशंस थी पास्ट की, उनको भी जो है वो ब्रेक कर दिया गया, वो ख़त्म हो गई। और अब जो है जो प्रैक्टिशनर थे उन्होंने वो रेजिस्टेड हो गए कि उनकी जो ज़्यादातर एक्नॉलेजमेंट थी वो रोल ऑफ़ द माइंड के ऊपर आ गई, कि जो माइंड का रोल है वो डिज़ीज़ प्रोसेस में अहम किरदार अदा करता है। और यहाँ से जो प्राइमरी फोकस था बेसिकली ऑर्गेनिक और सेलुलर पैथोलॉजी का, वो हाँ उसकी बुनियाद डली जो है, और इसी की वजह से जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जो रिकमेंडेशंस थी उनको एक बुनियाद मिली। बायोमेडिकल मॉडल था ये, जो इसके बायोमेडिकल मॉडल में जो थिंकिंग थी बेसिकली, और इसमें ज़्यादातर जो हेल्थ प्रैक्टिशनर थे पिछले 300 साल से, उन्होंने ये इसको प्रमोट किया। और इसमें जो सोच थी, इसकी जो थिंकिंग थी वो ये थी कि जो इलनेस है बेसिकली वो है जब डेविएशन होती है हमारी जो सोमैटिक बॉडीली प्रोसेसेस होते हैं, यानी जो बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस जब होते हैं या न्यूरो फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या इलनेस या डिजीज़ जो है वो होती है। तो बायोमेडिकल मॉडल ने जो था पहले जो साइकोलॉजिकल और जो सोशल जो प्रोसेसेस थे उन्होंने कहा था कि डिज़ीज़ प्रोसेस के अंदर ये इररेलेवेंट थे। तो बायोमेडिकल मॉडल ने बेसिकली जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस या फिजियोलॉजिकल जो एबनॉर्मेलिटीज़ होती है उसकी बेस पर ये मॉडल आया था, और इसकी वजह से भी हेल्थ साइकोलॉजी को काफ़ी प्रमोशन जो है वो मिली। जब हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं तो 1977 में जो है APA ने एक डिवीज़न को ऐड किया जिसको हेल्थ साइकोलॉजी जो है वो कहा जाता है। ये एक फ़र्स्ट जो डिविज़नल कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें
मेट्राज़ो जो था उसने डिलीवर्ड की थी एक स्पीच, और इसने एक अहम किरदार अदा किया हेल्थ साइकोलॉजी को की डेफिनेशन में, उसको डिफ़ाइन करने में। इन्होंने जो डिफ़ाइन किया था जो हेल्थ साइकोलॉजी को या इस नई फील्ड को, कहा था कि जो हेल्थ साइकोलॉजी बेसिकली जो है वो एक स्पेसिफ़िक एजुकेशनल, साइंटिफिक और प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशंस हैं उसके साइकोलॉजी के डिसिप्लिन में, और इसका जो मकसद है वो है प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। और इसके अलावा जो प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट है इलनेस की, और इसमें जो डायग्नोस्टिक और एटियोलॉजिक जो कोरिलेट्स हैं हेल्थ के, उनकी आइडेंटिफिकेशन है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इलनेस और जो रिलेटेड डिसफंक्शंस हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन है, और इसमें एनालिसिस है और इम्प्रूवमेंट है हेल्थ केयर सिस्टम की और हेल्थ पॉलिसी फॉर्मेशन की। तो यही बेसिकली उसकी एक मेन डेफिनेशन बनी है, और मैं उसको उसी के अल्फाज में बयान करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए उसका फ़ायदा हो जाए। वो कहता था कि हेल्थ साइकोलॉजी इज़ द एग्रीगेट ऑफ द स्पेसिफिक एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी to the promotion and maintenance of health, the prevention and treatment of illness, the identification of diagnostic and etiologic correlates of health, illness and related dysfunction, and the analysis and improvement of the healthcare system and health policy formation. इसके बाद जब ब्रिटिश साइकोलॉजिकल जो सोसाइटी है उसने 1986 में एक डिवीज़न हेल्थ साइकोलॉजी की उसको इस्टेब्लिश किया, और इसके बाद जो ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी थी BPS, उसकी जो लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें एक सेक्शन जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी का वो इस्टेब्लिश हो गया। तो BPS जो थी यानी ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी थी, उसने रिकन्सिडरेशन की जो मेडिकल सेक्शन जो उसके किरदार की जो प्रमोट करने में एमरजेंस ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी को, और इसको एक डिस्टिंक्ट फील्ड के तौर पर यानी अलहदा से एक फील्ड के तौर पर उसने उनके किरदार को माना और इसको प्रमोट किया। यूरोपियन जो हेल्थ साइकोलॉजिकल सोसाइटी थी वो भी इस्टेब्लिश्ड हुई 1986 में। इसी तरह की बहुत सारी जो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन थी वो इस्टेब्लिश्ड हुई दूसरी कंट्रीज़ में भी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ जो थी उन्होंने डॉक्टर लेवल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो हेल्थ साइकोलॉजी में स्टार्ट करवाना शुरू कर दिया। US के अंदर जो है पोस्ट डॉक्टर लेवल हेल्थ साइकोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इस्टेब्लिश हुए इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने जो है डॉक्टर डिग्री जो क्लिनिकल साइकोलॉजी में जिन्होंने कंप्लीट की थी, तो उनके लिए पोस्ट डॉक्टर लेवल जो है जिसको पोस्ट डॉक लेवल कहा जाता है वो हेल्थ साइकोलॉजी में स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो लोग भी इसमें ताकि मुस्तफ़ीद हो सके जिन्होंने पहले PhDs की हुई हैं, डॉक्टरेट की हुई है क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर। जो एनुअल BPS यानी ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1993 में, उसने रिव्यू किया था करंट ट्रेंड इन हेल्थ साइकोलॉजी में। एक रिव्यू उन्होंने शाया किया करंट ट्रेंड्स इन हेल्थ साइकोलॉजी, उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया, और एक जो डेफिनेशन थी हेल्थ साइकोलॉजी की वो बाकायदा तौर पर उन्होंने की थी कि द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल प्रोसेसेस इन हेल्थ, इलनेस एंड हेल्थ केयर, इसको जो है वो प्रपोज किया गया ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से। इसके अलावा जो ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी थी उन्होंने रेगुलेट किया ट्रेनिंग और प्रैक्टिसेस हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर, और इनका जो है उन्होंने रेगुलेट किया प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को और क्वालिफ़िकेशंस को। इसके इन्होंने बाकायदा रजिस्ट्रेशन की शुरू की थी, और ये जो हेल्थ प्रोफेशंस काउंसिल ने 2010 में उन्होंने एक बाकायदा तौर पर इनकी जो है रजिस्ट्रेशन उसको इस्टेब्लिश किया। तो ये तो था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने आपको हेल्थ साइकोलॉजी की हिस्ट्री के हवाले से मुफीद मालूमात फ़राहम की और आपका बाकायदा आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करने की कोशिश। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने एक नए तरीके से अपने लेक्चर का आगाज़ किया है और वो नए तरीके से आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये बेहतर लगा उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ नसीब फरमाए, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ नसीब फरमाए और आपको आसानी तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।